तो चलिए आज बात करते हैं इंदिरा गांधी की, 20वीं सदी की शायद सबसे ताकतवर और साथ ही सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक सवाल जो हमेशा इंदिरा गांधी के साथ जुड़ा रहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे एक ही लीडर को देश का सबसे बड़ा चैंपियन भी कहा गया और सबसे बड़ा खतरा भी। आइए आज इसी उलझी हुई विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी का सत्ता में आना, ये अपने आप में एक कहानी है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें गूंगी गुड़िया समझकर कुर्सी पर बिठाया था। उन्हें लगा कि वो बस एक चेहरा होंगी जिसे वो कंट्रोल करेंगे, पर उन्होंने बहुत जल्दी सबको दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। इंदिरा गांधी को समझना थोड़ा मुश्किल है। उनके एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे। अपने नेताओं और कैबिनेट के लिए वो एक दबंग बॉस थीं जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती थीं। लेकिन वही इंदिरा गांधी जब जनता के बीच जाती थीं तो वो बन जाती थीं उनकी प्यारी इंदिरा अम्मा। अब बात करते हैं उनके प्रधानमंत्री काल के पहले बड़े दौर की, जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कामयाबियों और उतने ही बड़े विवादास्पद फैसलों से भरा हुआ था। 1971 की जंग, ये शायद उनकी सबसे बड़ी विदेश नीति की कामयाबी थी। इस एक जीत ने न सिर्फ साउथ एशिया का नक्शा बदल दिया बल्कि भारत को इस इलाके की एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 93,000। इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे बड़े सरेंडर्स में से एक गिना जाता है। सोचिए भारत के हाथ में कितना बड़ा तुरुप का इक्का था। इस बड़ी जीत के बाद आया शिमला समझौता। यहाँ इंदिरा गांधी के पास एक सुनहरा मौका था। वो चाहती तो 93,000 युद्धबंदियों के बदले कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सुलझा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज तक ये बहस होती है कि ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी या इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंदिरा गांधी का मंत्र था आत्मनिर्भरता। उन्होंने बैंकों से लेकर कोयला खदानों तक बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, विदेशी व्यापार पर सख्त पहरा लगा दिया। नतीजा, भारत की अर्थव्यवस्था कई दशकों तक बहुत धीमी रफ्तार से चली, जिसे लोग मजाक में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे थे। तो एक तरफ तो दुनिया में भारत का डंका बज रहा था, लेकिन देश के अंदर माहौल बिगड़ रहा था। और यही उथल-पुथल उन्हें उनके शासन के सबसे काले, सबसे विवादास्पद दौर की तरफ ले गई। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया और विपक्ष ने इस्तीफे की मांग तेज कर दी, तो इंदिरा गांधी ने वो कदम उठाया जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव हिला दी। 25 जून 1975 की रात देश पर इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी का सीधा मतलब था विरोध की हर आवाज को कुचल देना। ये आंकड़ा देखिए, 1,11,000 से भी ज्यादा लोग, जिनमें देश के बड़े बड़े नेता, एक्टिविस्ट और पत्रकार शामिल थे, उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल में ठूंस दिया गया। मकसद एकदम साफ था, हर किसी को खामोश कर। और फिर आता है इमरजेंसी का सबसे, कह सकते हैं सबसे भयानक चेहरा, जबरन नसबंदी का अभियान। सिर्फ एक महीने में, सितंबर 1976 में 17 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है। ये सीधे सीधे मानवाधिकारों का हनन था, जिसकी मिसाल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। प्रेस, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं, वो पूरी तरह से ढह गया। अखबारों पर सख्त सेंसरशिप थी। कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। एल.के. आडवाणी का ये मशहूर कोट उस दौर की पत्रकारिता की हालत को पूरी तरह बयां करता है। शायद इंदिरा गांधी को ये लगने लगा था कि वो कभी हार ही नहीं सकती। 1977 में उन्होंने अचानक चुनाव का ऐलान कर दिया। उन्हें लगा कि जनता उन्हें ही चुनेगी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। इमरजेंसी से परेशान जनता ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। वो दोबारा सत्ता में लौटी, लेकिन देश के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा था। इस बार पंजाब सुलग रहा था, और इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आखिर में उनकी मौत की वजह बना और देश को गहरे जख्म दे गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये जून 1984 में हुआ एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसका मकसद था स्वर्ण मंदिर को जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद साथियों से खाली कराना, जिन्होंने सिखों के इस सबसे पवित्र स्थान को अपना किला बना लिया था। ये टकराव रातों रात पैदा नहीं हुआ था। पंजाब में सालों से ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठ रही थी। फिर जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में उग्रवाद ने जोर पकड़ा और हालात बिगड़ते चले गए।
जब भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद लोगों के साथ स्वर्ण मंदिर में डेरा डाल लिया तो इंदिरा गांधी ने सेना भेजने का कठिन फैसला लिया। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ऑपरेशन कामयाब रहा, मंदिर को खाली करा लिया गया, लेकिन इसकी राजनीतिक और भावनात्मक कीमत बहुत भारी थी। सैकड़ों जानें गईं, सिखों का सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त बुरी तरह डैमेज हो गया और इस एक घटना ने दुनिया भर के सिख समुदाय को गहरा जख्म दिया। चलिए अब उनकी कहानी के उस दुखद अंत की तरफ चलते हैं और उसके बाद हुए उस खूनी दौर की तरफ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जो कुछ हुआ वो एक के बाद एक जुड़ी हुई त्रासदियों की एक चेन थी। पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके बदले में 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। और फिर इस हत्या के बाद शुरू हुआ 1984 के सिख विरोधी दंगों का वो भयानक दौर। और ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, ये दंगे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज थे। खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे खुले आम लग रहे थे और भीड़ सिख मोहल्लों को निशाना बना रही थी। और पुलिस या तो चुपचाप देखती रही या फिर कई मामलों में दंगाइयों का साथ देती रही। सिर्फ दिल्ली में हजारों सिख मारे गए और इंसाफ आज भी एक बहुत लंबा इंतजार है। कितने बड़ी विडंबना है, उनके जीवन का अंत इतना हिंसक हुआ और उन्होंने ही कभी कहा था क्षमा वीरों का गुण है। ये बात उनकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर को देखते हुए बहुत बहुत दुखद लगती है। तो आखिर हम इंदिरा गांधी को कैसे याद रखें? क्या वो एक आयरन लेडी थी जिसने एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक मॉडर्न राष्ट्र बनाया, या फिर वो एक तानाशाह थी जिसने लोकतंत्र को ही लगभग खत्म कर दिया था? सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। उनकी विरासत, उनकी कहानी एक ऐसी पहेली है जिसे आज भी पूरा हिंदुस्तान सुलझाने में लगा है।